हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी गद्य गर्मा 12th साहित्यिक परिचय एवं कृतियों के बारे में बताऊंगी। हिंदी 12th के विद्यार्थियों के लिए आज मैं पहला टॉपिक पढ़ा रही हूँ और सिलेबस में आपका ये 5 नंबर में बोर्ड में करने के लिए आता है। 3 नंबर का आपका लेखक का साहित्यिक परिचय रहता है और 2 नंबर की आपको रचनाएं लिखनी होती। अभी तक जितने भी प्रश्न पत्र आए हैं आप लोगों को जानकारी होगी, उनको जब आप उठा के देखेंगे तो उसमें साहित्यिक परिचय ये आपका 3 नंबर में आता है और 2 नंबर में आपको रचनाओं को लिखना होता है। और जो विद्यार्थी कक्षा 10th के हैं जिनको यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है उनके में लेखकों का जीवन परिचय आता है और रचनाएं लिखने के लिए आती हैं। अब दोनों विद्यार्थी कक्षा 10th के और कक्षा 12th के दोनों इस चीज को याद रखेंगे कि उनको जीवन परिचय, हाई स्कूल वाले विद्यार्थियों को जो सामान्य हिंदी लिए हैं, जनरल हिंदी, उन बच्चों को 10th में जो लेखक आएंगे उनका जीवन परिचय तैयार करना है और रचनाएं तैयार करनी है। और जो विद्यार्थी 12th का पेपर देंगे हिंदी का यूपी बोर्ड का, उन विद्यार्थियों को साहित्यिक परिचय याद करना है और उस लेखक की रचनाएं याद करनी है। ये कभी कभी आपने देखा होगा इंटर में आपका जीवन परिचय हो सकता आया हो, लेकिन अभी तक जो फिलहाल के पेपर हैं 10 साल को उठाकर देखिए आप, उसमें साहित्यिक परिचय ही पूछा गया है। साहित्यिक परिचय को साहित्यिक अवदान भी कहते हैं। साहित्यिक परिचय कि उस लेखक या कवि ने, जो लेखक होता है वो गद्य में काम करता है और जो कवि होता है वो पद्य में या काव्य खंड में काम करता है। आपके दोनों भाग लगे हुए रहते हैं हिंदी में। फर्स्ट पार्ट में आपका गद्य खंड होता है और सेकंड पार्ट में आपका पद्य खंड होता है। फर्स्ट पार्ट में आपके जो गद्य खंड के लिखने वाले होंगे उनको हम लेखक कहते हैं और जो सेकंड पार्ट आपका होगा काव्य खंड या उसी का नाम है पद्य खंड, उसके लिखने वाले जो होते हैं उनको हम कवि कहते हैं। ये जब संदर्भ आप लिखते हो तो उसमें स्पष्ट लिखना होता है कि आप गद्य खंड का संदर्भ लिख रहे हो तो लेखक लिखोगे उस जगह, और जब आप पद्य खंड का संदर्भ लिख रहे हो तो उस जगह आप कवि लिखोगे। इस बात को सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है और कितने शब्दों में आपको लिखना है, उसमें क्लियरली लिखा रहता है पेपर में कि आपका 80 वर्ड से आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। साहित्यिक परिचय प्लस रचना है, दोनों चीज़ें। तो उसी शब्द को ध्यान में रख के मैंने आपके लिए नोट तैयार किया है। सबसे पहले आपकी किताब में जो लेखक लगे हुए हैं, मैंने गद्य खंड के या गद्य गर्मा के 12th वाले विद्यार्थियों की जो लेखक लगे हुए सिलेबस में 23 और 24 में जो पेपर को दे रहे हैं, मैंने उनके हिसाब से ये आपका लेक्चर तैयार किया है। इसमें जो आपके पहले लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, दूसरे आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तीसरे आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, चौथे आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, इनको आप मिसाइल मैन के नाम से भी जानते होंगे, छोटे बच्चे सभी लोग इनको जानते हैं। पांचवा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं और छठवां हरिशंकर परसाई हैं। ये आपके जो 6 लेखक हैं इनके ऊपर आपको साहित्यिक परिचय तैयार करना है 6 लेखकों का। अब देखिए 3 नंबर में आपका साहित्यिक परिचय आएगा और 2 नंबर में आपकी रचनाएं लिखने के लिए मैंने देखो क्लियरली लिखा है साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। अब आगे देखिए शब्द सीमा 80 शब्द। 80 शब्द से आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। साहित्यिक अवदान प्लस रचनाएं दोनों मिला के 80 शब्द आपकी वर्डिंग होना चाहिए आप जब आंसर राइटिंग करेंगे यूपी बोर्ड के पेपर में। अब आगे देखिए मैंने काव्यखंड के भी इसमें आपके कवि लिख दिए हैं जो आपके कोर्स में लगे हुए हैं, आप उसको देख लीजिए। काव्यखंड में आपके जो पहले कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। और इसमें आपके वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर परसाई और आप कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनको देख सकते हैं। नहीं तो आप ये 1 2 3 इनको आप तैयार कर लेंगे तो मुझे विश्वास है कि जो 3 राइटर लिखे हुए रहेंगे उसमें सिर्फ आपको 1 करना होगा। तो 5 है टोटल, तो 5 में से अगर आप 3 भी तैयार करोगे तो आपका 100% इसमें ठीक है आपका फंस जाएगा पेपर में। अगला काव्यखंड में मैंने बताया अयोध्या सिंह उपाध्याय इम्पोर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त ये भी इम्पोर्टेंट है और जयशंकर प्रसाद ये भी इम्पोर्टेंट है और सुमित्रा नंदन पंत ये भी इम्पोर्टेंट है और महादेवी वर्मा, ये आप 4 तैयार कर लीजिए। इनमें से आपका 1 फंस जाना चाहिए क्योंकि 2 अगर ये भी आ गए तो 1 इसमें से आपको मिल जाएगा।
अगर इनमें से कोई आया तो इनमें से सारे आपको मिल जाएंगे। आगे देखिए, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और अज्ञे, ये आपके काव्यखंड में कवि लगे हुए हैं। इतने ही आपको लेखक और कवि तैयार करने हैं। आज मैंने पहला नोट जो तैयार किया है वो आपका वासुदेव शरण अग्रवाल पे किया है। किस तरीके से आपको कितने शब्दों में क्या लिखना है, मैंने अपनी सिंपल भाषा में उसको लिखने की कोशिश की है। जब आप किताब की भाषा का अध्ययन करेंगे तो आपको वो याद करने में थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, बट मेरी भाषा आप देखिए, वो सिंपल भाषा मैंने लिखी हुई है, आपको इजीली टॉपिक तैयार हो जाएगा। पहला, वासुदेव शरण अग्रवाल, इस पे आप इम्पोर्टेंट डाल लीजिए और इस नोट को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। जिन बच्चों को यूपी बोर्ड 12th में हिंदी में पेपर देना है वो, उनके लिए मैं पहला लेक्चर आज पढ़ा रही हूँ। ये वासुदेव शरण अग्रवाल का, ये 5 नंबर की स्कोरिंग करेगा आपकी, 5 नंबर। 3 नंबर का आपका साहित्यिक परिचय मैं आगे बता चुकी हूँ, और 2 नंबर की रचनाएं लिखने के लिए आपकी आएंगी। अब देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। अब इंट्रोडक्शन में आपको कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन परिचय पूछ दिया जाता है, तो मैंने जीवन परिचय भी उनका लिखा हुआ है थोड़ा सा, और मैंने साहित्यिक परिचय पूरा लिखा हुआ है। आप जीवन परिचय पढ़ लेंगे तो आपको इजीली वैसे ही याद हो जाएगा, और साहित्यिक परिचय थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। वो साहित्यिक परिचय में जो साहित्य में उन्होंने वर्क किया होता है उसके बारे में लिखना होता है। अब जो वर्क किया है वो आपको पता होगा, तभी आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। अब जीवन परिचय देख लीजिए, ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए, अगर ये आ जाता है तो आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। ये आता नहीं है मेरे हिसाब से, मैं 10 साल के पेपर आप उठा के देख लेना, 10 साल में कभी भी जीवन परिचय नहीं पूछा गया। हाई स्कूल के बोर्ड के बच्चों को ये पूछा जाता है, और 12th के बच्चों के लिए ये साहित्यिक परिचय या साहित्यिक अवदान या साहित्यिक सेवाएं लिखने के लिए आता है। अब देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। ये खेड़ा नामक गांव आपका मेरठ के आसपास पड़ता है, ठीक है, लेकिन खेड़ा में ये हुआ था तो मैंने खेड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप अंडरलाइन दे सकते हैं। और 1904 आपको सन याद रखना है। खेड़ा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, उसको अंडरलाइन देंगे आप। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ये पहला आपको याद रहेगा टॉपिक। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया, तो ये भाषाएं भी आपको याद रहेंगी। इनका स्वर्गवास 1967 ईस्वी में हो गया। ये सिर्फ आपको पढ़ना है, कोई रटने की जरूरत नहीं, बस साहित्यिक सेवाएं आप अच्छे से तैयार करेंगे। अब आगे देखिए, साहित्यिक सेवाएं, इसी का एक नाम और है साहित्यिक अवदान। साहित्य के लिखा हुआ है, अवदान में बता देती हूँ, देखिए अवदान। इस तरीके से भी कभी कभी लिख के आ जाता है कि इनमें से एक लेखक का साहित्यिक अवदान बताइए तथा उसकी 2 रचनाएं लिखिए। अवदान, सेवाएं और साहित्यिक परिचय तीनों एक ही बात होती है, ठीक है। अब देखिए हिंदी में क्या वर्क किया इन्होंने, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको तैयार करना है। जो 12th के विद्यार्थी हैं वो, और जनरल हिंदी लिए हुए हैं वो, एक हिंदी आपकी नॉर्मल हिंदी रहती है और एक हिंदी जनरल हिंदी रहती है। जो साइंस के विद्यार्थी होते हैं उनकी जनरल हिंदी चलती है, तो जनरल हिंदी का सिलेबस थोड़ा अलग है क्योंकि ग्रामर उनकी अलग है थोड़ी सी, और जो हिंदी अकेली है उसमें संस्कृत ऐड है, ठीक है, संस्कृत के टॉपिक ज़्यादा हैं। तो जो जनरल हिंदी के विद्यार्थी हैं जो साइंस लिए हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और हिंदी, अंग्रेजी, इनके जो सब्जेक्ट है उसमें जनरल हिंदी लगी हुई है। मैं जनरल हिंदी के बच्चों के लिए टॉपिक पढ़ा रही हूँ। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन एवं पाठ शोधन भी किया है। आप कई ग्रंथ जो संपादित जो लिखे जा चुके हैं उनका संपादन का काम इन्होंने अपनी तरफ से किया है, ठीक है। अब क्या क्या संपादन इन्होंने किया वो देख लीजिए। जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, जायसी जो वैज्ञानिक हैं आपके आदिकाल के आपके लेखक हैं, ठीक है, उन्होंने जिस महाकाव्य की रचना की उसको पद्मावत कहते हैं। पद्मावत में पद्मावती की रूप की चर्चा की गई, उनके ऊपर पूरी विस्तार से कहानी है आदिकाल की। तो इन्होंने इसकी क्या संजीवनी व्याख्या की है। जायसी के पद्मावत जो लिखा गया था इन्होंने उसकी अपने अनुसार जो व्याख्या की है, ठीक है, वो इसमें मेंशन की गई। और बाणभट्ट के हर चरित्र का संस्कृत अध्ययन किया है। और बाणभट्ट की जो रचना है, ठीक है, ये संस्कृत के कवि हैं, बाणभट्ट की जो रचना है हर चरित्र, उसका इन्होंने संस्कृत में अध्ययन किया है करके हिंदी को गौरवान्वित किया है, ठीक है, या हिंदी को गौरव का अनुभव कराया है, ऐसा आप लिख सकते हो। तो आपको ये 2 चीजें, जायसी की पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हरचरित का सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया है, आपके वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो देखो ये अंडरलाइन देंगे आप इसको लिखने के बाद।
क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट है और साहित्यिक में इन्होंने ये वर्क किया है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। और आंसर राइटिंग में अगर इस तरीके से आप लिख के अंडरलाइन देते हैं तो इसकी स्कोरिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। जिन बच्चों को इस तरीके से लिखेंगे उनको इसमें पूरा 5 नंबर मिलेगा, और जो बच्चे इससे मन से बना के ऐसे ही लिखेंगे उनकी स्कोरिंग कम रहेगी। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। तो जो आपके प्राचीन महापुरुष हैं उसमें इन्होंने श्री कृष्ण का, वाल्मीकि आपको पता है, ठीक है, और मनु शुद्ध मनु वाला आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से जो मॉडर्न युग है उसके अनुसार उनका चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। कृतियां, अब इनकी रचनाएं देखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला, निबंध संग्रह। कौन कौन से निबंध इन्होंने लिखे हैं? देखो, जो भी रचनाएं जिस राइटर की हैं, अगर वो यहाँ आप जीवन परिचय में तैयार कर लेंगे, साहित्यिक परिचय में, जीवन परिचय में, दोनों में से किसी में भी तैयार कर लेंगे, तो आगे जो आपका गद्य खंड का इतिहास है वहाँ जो आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि गद्य खंड के इतिहास से 5 नंबर के प्रश्न आते हैं और पद्य खंड के इतिहास से भी 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो यही रचनाएं आपकी 1-1 नंबर में पूछी जाती हैं। तो मेरे हिसाब से इन रचनाओं को आपको अच्छे से याद करना है। अगर 2 नंबर आपको रचना में चाहिए हो तो 3 नंबर साहित्यिक अवदान मिलेंगे, 2 नंबर आपको रचना लिखने में मिलेंगे। क्लियरली लिखा रहता है पेपर में। आगे देखिए, निबंध संग्रह कौन कौन सा है? पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्प वृक्ष। अब कल्पलता और कल्प वृक्ष दोनों एक से हो गए, आपको याद रहेगा। भारत की एकता, कला और संस्कृति, ठीक है, तो कला और संस्कृति इंपॉर्टेंट है आपका, और कल्पलता ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी हुई रचना है, और भारत की एकता, ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रख सकते हैं। अगला, संपादन किन किन चीज़ों का किया था? पीछे भी मैंने जो साहित्यिक अवदान था उसमें लिखवाया था। जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या की। देखो, तो 2 बार वही चीज़ आई। अगर आप आगे याद कर लोगे साहित्य परिचय में तो इधर आपको संपादन लिखने में परेशानी नहीं होगी और आपकी एक रचना भी उसी के अनुसार तैयार हो जाएगी। जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किसने की? आपके इन्हीं ने, ठीक। और वाणभट्ट के हरचरित का सांस्कृतिक अध्ययन भी इन्हीं राइटर ने किया हुआ है। तो आप इन दोनों को आगे याद कर लेंगे तो इधर भी आपका ये वर्क करेगी। तो आपको सिर्फ कितना देखना है? पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, एक से है कल्पवृक्ष, कल्पलता, 2 रचनाएं होंगी। भारत की एकता, कला और संस्कृति इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर की स्कोरिंग भी करेगी आपकी ये गद्यखंड के इतिहास में। तो रचनाएं आपको जरूर से तैयार करनी, और रचनाओं के 2 नंबर मिलते हैं। इतना आप लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, और 3 नंबर साहित्य अवदान में 5 नंबर हो गया। बाकी अब बना के जो कुछ भी लिखें उसमें कोई स्कोरिंग नहीं होती, आधा नंबर दे देंगे, 1 नंबर दे देंगे। आगे देखिए, मैंने भाषा शैली भी तैयार की है, इसको भी आप देख लेंगे, लेकिन आती नहीं है। बाई चांस पेपर पैटर्न के अनुसार थोड़ा चेंज हो जाए तो पूरी फुल तैयारी से हमें सब चीज़ तैयार करके जाना चाहिए। वो क्या आता है क्या नहीं आता है वो बात की बात होती है। भाषा शैली में देखिए, इनकी भाषा शुद्ध तथा खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक प्रकार के देशज शब्दों का प्रयोग किया है। देशज, इन्होंने देश के जो शब्द होते हैं उनका यूज किया है। भाषा कैसी? शुद्ध है और खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया। ये आपको इजीली याद हो सकता है, जिसके कारण की भाषा सरल, सुबोध और व्यवहारिक लगती है। जब इनकी भाषा में इन्होंने अपने ही देश के शब्दों का यूज किया है तो जो भी पाठी पढ़ेगा या पाठक पढ़ेगा उसको भाषा कैसी? सरल लगेगी, सुबोध लगेगी, जो आसानी से समझ में आएगी, और व्यवहारिक भी लगेगी। आगे देखिए, हिंदी साहित्य में स्थान। वासुदेव अग्रवाल हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। निबंध लेखन इन्होंने किया है, इसलिए हिंदी साहित्य में निबंध लिखने के रूप में फेमस है। उन्हें एक विद्वान, टीकाकार, टीकाकार क्यों कहा गया? किसी की लिखी हुई चीज को, ठीक है, अपनी भाषा में संपादित करना, तो उसको टीकाकार कहेंगे। साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो भी रचनाएं थी उनका सिर्फ अपनी भाषा में अनुवाद करके इन्होंने हिंदी साहित्य में उनको संपादित किया था, पब्लिश किया था, ठीक है। तो उन्हें एक विद्वान, टीकाकार, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, उन्हें एक विद्वान, टीकाकार, साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। तो कुशल संपादक पे आप अंडरलाइन कर देंगे। इस तरीके से जब आप आंसर राइटिंग पेपर में करेंगे तो आपके पूरे 5 में 5 नंबर अच्छी स्कोरिंग करके आप आएंगे। मैंने आज पहला लेक्चर आपको आपके 12th क्लास में हिंदी में पहला जीवन परिचय पढ़ाया, 5 नंबर की आपकी ये टॉपिक मैंने आपको तैयार करवाया है। अगला आपका जो राइटर होगा क्रम के अनुसार जो इम्पोर्टेंट है, मैं उसका दूसरा लेक्चर लेके आऊँगी। मुझे विश्वास है आप लोगों को मेरा लेक्चर जो मैंने अपनी सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, आपकी जो मास्टरमाइंड होगी, किताब होगी, उससे बेटर लगेगा आपको, और आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और परीक्षा के लिए आप इसे
मेरा लेक्चर देख के या आप 2 बार इसको पढ़ के भी इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं।